हेलो दोस्तों, मैं दौलत नानोलिया स्वागत करता हूं आपका जारा एजुकेशन में। आज बात करते हैं हम सैयद वंश की। और हमारे क्रम के अंदर चल रहा था दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत के अंदर हमने गुलाम वंश पढ़ा या दास वंश, और उसके बाद में खिलजी वंश पढ़ा, उसके बाद में तुगलक वंश, और आज बात करते हैं सैयद वंश की। इससे पहले मैं एक बात बता दूं आपको कि हमने पहले से दिल्ली सल्तनत हमारी क्लासेस के अंदर स्टार्ट थी, तो दिल्ली सल्तनत को पूर्ण करना हमारे लिए ज़रूरी हो गया, इसलिए हमने दिल्ली सल्तनत स्टार्ट किया। जबकि इससे पहले हम एक क्लास या दो क्लास और बनेगी जिसमें आएंगे अरब और तुर्कों का आक्रमण था भारत पे। सर्वप्रथम किसने आक्रमण किया, किसके शासनकाल में किया, वो उस क्लास में पढ़ेंगे। जो मतलब क्या होता है कि दिल्ली वंश, दिल्ली सल्तनत होता है ना, उसको पूर्ण करने के बाद में हम बात करते हैं उसके बारे में, क्योंकि ये पूर्ण करना पहले ज़रूरी है। इसलिए उसके बाद में हम बात करेंगे कि सबसे पहले अरब आक्रमण और तुर्क आक्रमण कब हुआ था, इसके बारे में बात करते हैं हम दूसरी क्लास में। तो आज हम दिल्ली सल्तनत को शायद ख़त्म करेंगे, और ख़त्म नहीं हुआ तो अगली क्लास में ख़त्म कर देंगे। तो आज हम दिल्ली सल्तनत पर जो राजवंश था, 4 नंबर का राजवंश था, वो सैयद वंश था, और सैयद वंश के बारे में बात करते हैं। इससे पहले बता दूं कि तुगलक वंश का जो नसीरुद्दीन महमूद शाह था, वो लास्ट शासक था, तुगलक का अंतिम शासक था। और वही क्या था, तुर्कों का एक अंतिम शासक था, तुर्कों का अंतिम शासक था। मतलब कह सकते हैं कि अंतिम तुर्क शासक कौन था, जो तुगलक वंश का लास्ट शासक था, नसीरुद्दीन शाह तुगलक। वही क्या होता है, तुगलक तुर्क वंश का सबसे अंतिम शासक होता है। तो आज बात करते हैं हम सैयद वंश की। बात करते हैं सैयद वंश की। तो सैयद वंश से शासन करता है दिल्ली सल्तनत पर 1414 से 1451 तक, 37 वर्ष तक शासन करता है दिल्ली सल्तनत पर। और 37 साल के अंदर इन्होंने ना तो खिलजी वंश की तरह अपनी सीमाओं का विस्तार किया, और ना ही प्रशासनिक जो सीमाएं हैं या प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर ना ही कोई दिलचस्पी दिखाई। इसलिए इस वंश ने सिर्फ 37 साल तक शासन किया, और 37 साल के अंदर 4 शासकों ने शासन किया। आज 4 शासक के बारे में बात करते हैं। पहले बात करते हैं खिज्जर खान। इससे पहले एक छोटी सी बात बता दूं कि सैयद वंश होता है ना, ये अपने आप को पैगंबर का वंशज मानते हैं। अपने आप को पैगंबर का वंशज मानते हैं। पैगंबर मतलब जो मोहम्मद पैगंबर साहब थे, जो इस्लाम धर्म के संस्थापक थे, उसका वंशज मानते हैं। उसका वंशज मानते हैं। उसका वंशज मानने के साथ साथ सबसे पहले इसका संस्थापक था सैयद वंश का, ये खिज्जर खान था, जो 1421 तक शासन करता है। जब इनकी जरा सी बात कर लेते हैं कि 1414 से 21, मतलब 1414 से पहले बात करें तो ये इसका पिता था मुल्तान। इसका पिता था सुलेमान, जो मुल्तान का गवर्नर था। इसका गवर्नर, इसकी मृत्यु के बाद में, पिता की मृत्यु हुई, सुलेमान की मृत्यु होने के बाद में इसको क्या कर दिया गया, मुल्तान का गवर्नर बना दिया गया। और जब 1398 के अंदर तैमूर का आक्रमण होता है, तैमूर लंग का आक्रमण होता है दिल्ली पर या भारत पर, तब क्या होता है, उससे पहले इन्होंने क्या किया, एक सारंग खान नाम का व्यक्ति होता है जो खिज्जर खान को बंदी बना लेता है। जल्दी ही उसकी चुंगल से बाहर निकल के 1398 के अंदर तैमूर का ये भारत पर आक्रमण करने के अंदर साथ देता है। जब ये साथ देता है तो तैमूर क्या करता है, इसको खुश होकर जब उन्होंने भारत पर आक्रमण किया, 1405 के अंदर तैमूर की मृत्यु हो जाती है। जब वो वापसी जा रहा था 1398 के बाद में, तो 98 के बाद में जब वापस जा रहा था तो इन्होंने मुल्तानपुर, दीपालपुर और लाहौर 3 जगह का सूबेदार नियुक्त करके चला गया। किसको, खिज्जर खान को नियुक्त करके चला गया। जब 1414 में खिज्जर खान क्या करता है, दिल्ली सल्तनत पर अधिकार करता है या दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है, तो 1414 से 1421 तक शासन करता है। सबसे पहले बात करेंगे इसके बारे में कि पिता का नाम सुलेमान था, जो मुल्तान का गवर्नर था। 1398 में इन्होंने क्या किया कि तैमूर का साथ दिया भारत आक्रमण के समय। तो भारत आक्रमण के समय इनका साथ दिया तो इन्होंने क्या कर दिया, मुल्तान और दीपालपुर और लाहौर का सूबेदार बना के चला गया। अब बात करते हैं कि जो खिज्जर खान था, ये खिज्जर खान क्या करता है, दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठते ही इन्होंने रेयत-ए-आला की उपाधि धारण की। रेयत-ए-आला की उपाधि धारण की, जिसका मतलब होता है तैमूर का मातहत, और मातहत का मतलब होता है अधीन या दास। मातहत का मतलब होता है अधीन या दास होता है। जबकि इन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। जब दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर खिज्जर खान शासन कर रहा था तो इन्होंने क्या किया,
इन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण ना करके उन्होंने क्या किया, सैयद ए आला की उपाधि धारण की और अपने आप को तैमूर का दास कहा, अपने आप को तैमूर का अधीन समझ के दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। मतलब कह सकते हैं कि उसकी प्रतिष्ठा के साथ साथ ये शासन कर रहा था दिल्ली पर। और इन्होंने क्या किया, जो सैयद वंश में सबसे पहले खिज्जर खान अपना संस्थापक था, इन्होंने जो सिक्के चलाए उसके ऊपर जो पहले तुगलक के कालीन जो सिक्के थे उसके ऊपर तुगलकों के शासक थे उनके नाम रहने दिया, उनको नहीं हटवाया। और उसके साथ साथ इन्होंने अपना नाम नहीं लिखवाया, इन्होंने तैमूर और उसके पुत्र शाहरुख मिर्जा का नाम अंकित करवाया था। इन्होंने शाहरुख मिर्जा का नाम अंकित करवाया और शाहरुख मिर्जा के अधीन शासन किया। मतलब तैमूर और तैमूर के पुत्र का मातहत का मतलब होता है अधीन, और अधीन होने के साथ साथ ये शासन करता है दिल्ली सल्तनत पर। तैमूर एवं शाहरुख के अधीन शासन किया। ये बात हमने कह दी कि तैमूर था वो क्या करता था, शाहरुख के अधीन शासन करता था या शाहरुख मिर्जा के अधीन शासन करता। 1421 में इसकी मृत्यु हो जाती है। बात कर ली हमने खिज्जर खान की, ज़्यादा बड़ा नहीं है सैयद वंश, इसलिए हमने जो मेन टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उसके बारे में बात करते हैं। खिज्जर खान क्या होता है, संस्थापक होता है। तो 1421 के अंदर इसकी मृत्यु हो जाती है। जब 1421 में इसकी मृत्यु होती है तो यह क्या करता है, दूसरा इसका पुत्र है मुबारक शाह। जो मुबारक शाह क्या करता है, मुबारक शाह 1421 से 34 तक शासन करता है। 1421 से 34 तक शासन करता है। जब 1421 से 34 तक शासन करता है तो इन्होंने क्या किया, सुल्तान की उपाधि धारण की। मतलब सैयद वंश का प्रथम शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की वो कौन था, मुबारक शाह था। ये दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठते ही अपने नाम का जो खुतबा पढ़ाया करता था और क्या करता था, तैमूर का जो खिज्जर खान ने अपने सिक्कों पर तैमूर और उसके पुत्र का नाम अंकित करवाया था उसको हटवा दिया। किसने, मुबारक शाह ने हटवा दिया। और हटवाने के साथ साथ अपना नाम लिखवाया और अपने नाम में क्या लिखवाया, मईजुद्दीन मुबारक शाह अंकित करवाया अपने सिक्कों पर। और इन्होंने यमुना नदी के किनारे, किसके, यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद एक नगर था उसकी स्थापना की। तारीख ए मुबारक शाही लिखवाई। इसके मतलब दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में जब मुबारक शाह शासन करता है तो इसी के शासनकाल में, मुबारक शाह के शासनकाल में अहमद सरहिंदी नाम का एक लेखक है, उन्होंने क्या लिखी, तारीख ए मुबारक शाही, जिसमें तारीख मतलब पूरा सैयद वंश का क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। फरवरी 1434 में इसकी हत्या कर दी। और हत्या करने के अंदर सबसे बड़ा हाथ होता है सरवर उल मुल्क का होता है। बात करते हैं सरवर उल मुल्क की बाद में, लेकिन उससे पहले फरवरी 1434 के अंदर इसकी डेथ हो जाती है। जब डेथ होती है तो इसका कोई पुत्र नहीं होता, मुबारक शाह का कोई पुत्र नहीं होता। इसका एक भाई था जिसका नाम था फरीद खान, और फरीद खान का पुत्र था महमूद शाह। तब महमूद शाह दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है, 1434 से 1445 तक बैठता है। तो लिखा गया है कि मुबारक शाह के भाई फरीद खान का पुत्र था, मुबारक शाह खुद का कोई पुत्र नहीं था। पुत्र ना होने के साथ साथ इन्होंने क्या किया कि उसका भाई था फरीद खान और भाई के पुत्र को गद्दी पर बैठाता है। 1434 से 1445 तक शासन करता है। फरवरी 34 में मतलब 1434 में इसकी मृत्यु या डेथ हो जाती है। सरवर उल मुल्क के नेतृत्व में गद्दी पर बैठाया गया किसको, महमूद शाह को। सरवर उल मुल्क, अब क्या होता है सरवर उल मुल्क की बात करते हैं। ये एक ऐसा व्यक्ति होता है दिल्ली सल्तनत के अंदर कि शासन तो कर रहा होता है कौन, महमूद शाह, लेकिन वास्तविक सत्ता की शक्ति किसके पास होती है, सरवर उल मुल्क के पास होती है। और इन्होंने अमीर और जो सरदार थे उनके साथ मिलकर किसकी, मुबारक शाह की हत्या करवा दी। सत्ता की वास्तविक शक्ति सरवर उल मुल्क के पास थी। और मालवा के शासक महमूद खिलजी ने, देखो यहाँ क्या होता है कि जब महमूद शाह 1434 से 45 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन कर रहा था, तब क्या करता है कि मालवा का शासक था जिसका नाम था महमूद खिलजी। जब महमूद खिलजी ने दिल्ली आक्रमण की तरफ अभियान किया तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने महमूद शाह और जो दिल्ली के अमीर थे, सरदार थे, इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने बहलोल लोदी को क्या कर दिया, बहलोल लोदी को आमंत्रित कर दिया। तो बहलोल लोदी के जो सैन्य अभियान थे उसको महमूद खिलजी के डर से क्या हुआ, महमूद खिलजी वापस मालवा की तरफ आ गए और दिल्ली पर आक्रमण होने से बच गई, दिल्ली आक्रमण होने से बच गई।
और महमूद शाह था जो बहलोल लोदी को अपना पुत्र कहकर पुकारा, और एक खाना की उपाधि धारण मतलब दी थी उसको। किसको? बहलोल लोदी को खान ए खाना की उपाधि दी और अपना पुत्र कहकर पुकारा। 1445 के अंदर महमूद की मृत्यु हो गई और महमूद असफल शासक हुआ। मतलब क्या होता है, इन्होंने ना ही तो अपनी प्रशासनिक शक्ति को बढ़ाया और ना ही दिल्ली सल्तनत की सीमा विस्तार को बढ़ाने का कार्य किया। इन्होंने क्या किया, 1434 से 1445 तक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा, और बैठने के बाद में क्या होता है, सरवर उल मुल्क के पास टोटल शक्ति होती है। और कुछ समय के बाद में 1442 के अंदर क्या करता है, 1442 के अंदर महमूद शाह अमीरों का साथ देकर सरवर उल मुल्क को क्या करवा देता है, मरवा देता है। और ये क्या करता है, यहाँ से एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि बहलोल लोदी को खान ए खाना की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी? खान ए खाना की उपाधि दी। क्यों दी? क्योंकि जो अहम महमूद शाह था, यह महमूद शाह खिलजी था, इसके आक्रमण से दिल्ली को बचाने में सहायता की थी बहलोल लोदी को, और बहलोल लोदी ने क्या कहा, पुत्र कहकर पुकारा। बात करते हैं 1445 में महमूद की मृत्यु हो गई। महमूद शाह की मृत्यु हो गई। अब एक बार इसको रिपीट करते हैं रिटर्न से, और उसके बाद में इसका चौथा शासक बात करते हैं अलाउद्दीन आलम शाह की। तो इसको एक बार क्या करते हैं, हम रिपीट करते हैं। रिपीट के अंदर करते हैं कि सैयद वंश 14 से 1451 तक शासन करता है और अपने आप को पैगंबर का वंशज मानते हैं। यहाँ से पहले जितने भी शासक थे वो तुर्क शासक थे, और यहाँ क्या करते हैं, अपने आप को पैगंबर का वंशज मानते हैं। लेकिन यहाँ भी क्या होता है, जो जितने भी लेखककार हैं इनके बीच में मतभेद है। अब बात करते हैं खिज्जर खान की। खिज्जर खान 1414 से 1421 तक शासन करता है। इसका पिता था सुलेमान, वो मुल्तान का गवर्नर था। 1398 से पहले यह सारंग खान की बंदी था या सारंग खान की जेल में था, वहाँ से चंगुल से निकल गया, बहुत जल्दी निकल गया, और 1398 में तैमूर का साथ दिया। जब भारत पर आक्रमण हुआ तो तैमूर का साथ देने के साथ साथ इन्होंने मुल्तानपुर, दीपालपुर और लाहौर का सूबेदार बना दिया गया। किसको? खिज्जर खान को। खिज्जर खान सैयद वंश का संस्थापक है। बात करते हैं इसकी उपाधि की। उपाधि रेयत ए आला है। रेयत ए आला जिसका मतलब होता है तैमूर का मातहत, और मातहत का मतलब होता है अधीन या दास होता है। इन्होंने कभी भी अपने शासनकाल में सुल्तान की पदवी धारण नहीं की। इन्होंने क्या किया, इन्होंने शाहरुख और तैमूर के अधीन शासन किया दिल्ली सल्तनत पर। सिक्कों पर तुगलक के साथ साथ, तुगलक के साथ का मतलब होता है जो पहले तुगलक वंश का नाम था, जो तुगलक के शासक थे, तुगलक वंश के जो राजवंश के शासक थे, उनका नाम सिक्कों पर रहने दिया, इनको नहीं मिटवाया। और उसके साथ साथ तैमूर और पुत्र शाहरुख मिर्ज़ा का नाम अंकित करवाया। 1421 में इसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद में उसका पुत्र बैठता है मुबारक शाह, और मुबारक शाह कब से कब तक शासन करता है? 21 से 34 तक शासन करता है। इन्होंने सर्वप्रथम सैयद वंश में सर्वप्रथम सुल्तान की उपाधि धारण की, अपने नाम का खुतबा पढ़वाया, और तैमूर का नाम हटवा कर क्या किया, तैमूर और पुत्र शाहरुख मिर्ज़ा का नाम हटवा कर क्या किया, अपना नाम लिखवाया, मोइजुद्दीन मुबारक शाह सिक्कों पर अंकित करवाया। इन्होंने यमुना नदी के किनारे क्या बसवाया, मुबारकाबाद बसाया। तारीख मुबारक शाही लिखवाई, जिसका लेखक है अहमद सरहिंदी। ये किताब कई एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किताब तारीख मुबारक शाही किसने लिखवाई थी, तो अहमद सरहिंदी ने लिखवाई थी। और फरवरी 1434 के अंदर इसकी मृत्यु हो जाती है, या डेथ या हत्या करवा दी जाती है। किसके द्वारा? सरवर उल मुल्क के द्वारा। बात करते हैं इसका कोई पिता नहीं, इसका कोई पुत्र नहीं था। मुबारक शाह का कोई पुत्र ना होने के बावजूद उसका भाई था फरीद खान, और फरीद खान का पुत्र था महमूद शाह, जो 1414 से 51 तक शासन करता है। 1414 से 1445 तक शासन करता है, 1434 से 45 तक शासन करता है। सरवर उल मुल्क के नेतृत्व में इसको राजगद्दी पर बैठाया। जब ये शासन कर रहा था महमूद शाह, जब सत्ता की वास्तविक शक्ति किसके पास थी? सरवर उल मुल्क के पास थी। जब सरवर उल मुल्क की महत्वाकांक्षा बढ़ते हुए देखा तो जो अमीर थे, सरदार थे, और जो राजा था महमूद शाह शासक था, इन तीनों ने आपस में मिलजुल के करके क्या किया, सरवर उल मुल्क को मरवा दिया गया। मालवा के शासक महमूद खिलजी ने दिल्ली पर आक्रमण का अभियान किया, तो क्या कर दिया महमूद शाह ने, क्या कर दिया, बहलोल लोदी को क्या कर दिया, आमंत्रित कर दिया। आमंत्रित करने से बहलोल लोदी के डर से महमूद खिलजी वापस मालवा की तरफ चला गया। जब वापस मालवा की तरफ जाता है तो
दिल्ली क्या करती है, महमूद खिलजी के आक्रमण से बच जाती है। आक्रमण से बचने के साथ साथ महमूद शाह था, वो बहलोल लोदी को पुत्र कहकर पुकारता है और वो खान ए खाना की उपाधि से संबोधित करता है इसको। और 1445 के अंदर क्या हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। और यहाँ कह सकते हैं कि जो दिल्ली सल्तनत के अंदर राजवंश था, सैयद राजवंश, उसका शासक महमूद शाह एक असफल शासक रहा। अब बात करते हैं चौथे शासक की, 4 नंबर शासक अलाउद्दीन आलम शाह की। अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से 51 तक शासन करता है। क्या करता है, 1445 से 51 तक शासन करता है। इसकी उपाधि थी कौन सी, आलम शाह। ये दिल्ली सल्तनत पर गद्दी पर बैठता है, दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है या शासन करता है तो किस नाम से शासन करता है, आलम शाह के शासन में, आलम शाह के नाम से शासन करता है। ये क्या करता है, 1447 के अंदर कहाँ जाता है, बदायूं जाता है। कहाँ, बदायूं। जब ये बदायूं जाता है तो बदायूं इसको इतना पसंद आ गया, इतना पसंद आ गया कि ये बदायूं से वापस दिल्ली की तरफ रुख नहीं किया। रुख करने का मतलब होता है कि इसका वापस दिल्ली आने का इच्छा नहीं हुई। जब यहाँ से क्या होता है, ये बदायूं चला गया तो दिल्ली के अंदर अराजकता फैल गई या संघर्ष फैल गया। जितने अमीर थे, सरदार थे, सबके अंदर क्या होता है, एक संघर्ष फैल जाता है। और संघर्ष फैल जाने के बाद में यहाँ के जो सरदार थे या जनता थी, इन्होंने क्या कर दिया, बहलोल लोदी को बुला लिया। और 1451 के अंदर क्या करता है, 1451 के अंदर बहलोल लोदी दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, दिल्ली की राजगद्दी पर बैठता है और एक अफगान वंश की नींव रखता है। दिल्ली सल्तनत पर अफगान वंश की नींव रखता है। किसकी, अफगान वंश की नींव रखता है दिल्ली सल्तनत के ऊपर। जब 1447 के अंदर ये बदायूं गया, 1447 के बाद में यहाँ की जनता में क्या हुआ, अराजकता फैल गई या संघर्ष हो गया। संघर्ष होने के साथ साथ इन्होंने क्या कर दिया, दिल्ली सल्तनत पर या दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर या दिल्ली पर शासन करने के लिए किसको बुलाया, बहलोल लोदी को बुलाया। बहलोल लोदी को बुलाया और बहलोल लोदी ने दिल्ली पर जब अधिकार किया तो कहा जाता है कि जो आलम शाह था, इन्होंने इसका 1% भी विरोध नहीं किया, इन्होंने 1% भी आपत्ति नहीं जताई। और 1451 के अंदर दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर लोदी वंश की नींव रखता है कौन, बहलोल लोदी। और जो अफगान वंश था, किस वंश थे था, अफगान वंश से। और प्रथम अफगान वंश का शासक कौन था, अफगान वंश का शासक कौन था, बहलोल लोदी था। अब बात करते हैं बहलोल लोदी की। यहाँ आलम शाह क्या करता है, आलम शाह 1% भी विरोध नहीं करता और 1476 के अंदर इसकी डेथ होती है। तब तक ये कहाँ रहता है, बदायूं के अंदर ही रहता है। जब कहा जाता है कि इसकी मृत्यु होती है 1476 के अंदर, और 1476 तक ये कहाँ रहता है सर, कहाँ रहता है, ये बदायूं में रहता है। 1476 से पहले 1451 में बहलोल लोदी ने दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठ गया, दिल्ली सल्तनत की गद्दी या दिल्ली सल्तनत पर शासन करने लगा। और 1451 के बाद में क्या आता है, लोदी वंश। कौन सा आता है, लोदी वंश, जिसे अफगान वंश के नाम से जाना जाता है। आलम शाह से वैसे तो कोई क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन फिर भी सैयद वंश से, लोदी वंश से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ सकता है कि अफगान वंश की नींव किसने रखी थी, बहलोल लोदी ने। और बहलोल लोदी ने कब आक्रमण किया था दिल्ली पर, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और बात करते हैं अब लोदी वंश की बात करते हैं अगली क्लास में। आज के लिए क्लास फाइनल है। और अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल के सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे लोदी वंश, और लोदी वंश के बारे में बात करते हैं। उसके बाद में मैथ की क्लास होगी, प्रतिशत की तीसरी क्लास। और जैसे ही हमारा दिल्ली सल्तनत पूर्ण होगा, उसके बाद में हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत से 1 क्लास या 2 क्लास पीछे जाएंगे, जहां अरब और तुर्कों का जो सर्वप्रथम आक्रमण हुआ था उसके बारे में उस क्लास में बात करते हैं।